प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम गणित का 10वीं कक्षा का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। नाम है वास्तविक संख्याएं। बच्चों, आपने छोटी कक्षा से संख्याओं के बारे में पढ़ा, जिनमें आई प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इस तरह से अब जो है हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। आपने अभी तक जो भी संख्याएं पढ़ी और 10वीं कक्षा में जो भी पढ़ेंगे वो वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृत हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, या फिर परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्याएं। सभी जो संख्याएं अब तक आपने पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। हम यहां पर इसमें हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो यूक्लिड प्रमेय से संबंधित है। कलन विधि यानी भाग की विधि है ये, जिसको हम यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड की विभाजन प्रमेय कहते हैं। नाम आते ही थोड़ा सा बच्चों आपको जो है ये लगता है कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आती कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड की विभाजन प्रमेय है क्या चीज़। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने आसान तरीके से बताया जाए कि ये क्या चीज़ है। ये वास्तव में ये गणित की आधारभूत बेसिक प्रमेय है और ये एक गणितज्ञ के नाम पर है क्या। हम सीधे सीधे शब्दों में आते हैं। आपको भाग आता है, भाग आता है बिल्कुल। मैं एक संख्या से भाग करके दिखाता हूं आपको। मान लिया कि आपने 25 को 8 से भाग किया। देखिए, यूक्लिड प्रमेय को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप भाग की इस बात को समझते हैं तो आपको यूक्लिड की प्रमेय भी समझो आ गई। 8 को इससे भाग किया तो 8 तिया 24, 1। अगर हम इस संख्या को, आप देखिए ये संख्या को हम a ले लें, इस संख्या को हम b कह दें, ये संख्या q कह दें, और जो शेष आया है उसको हम r कह दें, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द हैं। क्वोशिएंट यानी भागफल, r रिमाइंडर मतलब शेषफल। आप देखिए ये 25 किसके बराबर है। 25 बराबर है जिससे हमने भाग किया, गुणा में जो भागफल आया और प्लस में जो शेष बचा, यही जिससे भाग किया, जो भागफल आया और जो शेष बचा। तो ये संख्या हमेशा जिससे भाग किया जाएगा, मैं कोई भी ऐसा टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, परिभाषित शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं कि किससे भाग दिया, किसको भाग दिया। जिसको भाग दिया वो संख्या बराबर है जिससे भाग दिया, गुणा में जो भागफल आया, जो उत्तर आया, प्लस जो शेष बचा। अगर हम इसको इसी तरह से माने तो देखिए ये क्या बनता है। a बराबर है b गुणा q प्लस r। यही वास्तव में यूक्लिड की
विभाजन एल्गोरिदम है, यही है विभाजन प्रमेय जो है। एक चीज दी होती है, r शून्य से बड़ा या बराबर है और छोटा है b से। इसका मतलब क्या है? r का मतलब शेष। आप देखिए शेष हमेशा जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष आएगा शून्य, या तो शून्य हो सकता है, या फिर शेष हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा होता है। शेष कभी भी जिससे भाग दिया जाएगा उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं होता, हमेशा उससे छोटा होता है। इसीलिए लिखा गया, देखो भाग b से दिया गया है तो या तो b से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा भी होगा तो b से फिर भी छोटा होगा, जिससे भाग दिया उससे छोटा ही होगा। बस इतनी सी बात है। इसके द्वारा सवाल कैसे करेंगे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक किए हुए हैं, तो उसी में महत्तम समापवर्तक हमने भाग विधि द्वारा किया था। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि वो भाग विधि जो महत्तम समापवर्तक निकालने की थी वही जो है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम है, और कुछ नहीं है। जो भाग विधि थी HCF निकालने की, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालने की, वही विधि जो है क्या है? भाग विधि है या डिवीजन एल्गोरिदम है, डिवीजन लेमा है इसका। तो ये डिवीजन की जो प्रमेय है वो यही कहती है, यदि हम दो धन पूर्णांक a और b ले लें तो इसके अतिरिक्त हमारे पास दो और ऐसी संख्याएं आती हैं, दो और ऐसे पूर्णांक आते हैं Q और R, दो और ऐसे पूर्णांक आ जाते हैं। यदि हम इन दो को लें और आपस में भाग करें तो हमारे पास दो और ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जिसमें a बराबर है b गुणा Q प्लस R हो जाता है, और R का मान जो है शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर और b से छोटा होता है। क्योंकि हमने दो मान लिया कि देखो दो धन पूर्णांक हमने ले लिए 8 और 24। अगर ये दो लिए तो हमारे पास दो और आ गए, कौन से? 3 और 1। किस तरह से आए कि अगर हम 8 को 3 से गुणा कर दें, b को Q से गुणा कर दें और जमा R कर सकते हैं, यानी कि ये प्लस करेंगे, और इसका मान जो है या तो शून्य होगा या फिर 8 से छोटा यानी कि b से छोटा होगा। बस यही है। आपको सवाल समझ में आ जाए इस करके मैं सीधा सीधा सवालों पे आता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सवाल समझने के बाद हमें और अच्छा सा समझ में आता है। तो मैं सीधा प्रश्नावली निकाल लेता हूं। हम आ जाते हैं 1.1 के पहले सवाल पर। 1.1 का पहला सवाल ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, आप देखिए इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको यहीं पे रखता हूं और इससे क्या बना है वो भी साथ में रखता हूं। इसको मैं साइड में लिख के रख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, हम उसी समय समझ में आ जाए। ताकि इसका मतलब B, 25 का मतलब A, जो ऊपर आया वो Q और जो शेष बचा वो R। और क्या होता है? A बराबर है, जैसे यहां पे आएगा कि 25 बराबर है 8 गुणा में 3 प्लस 1 है, उसी तरह आप यहां पे कह सकते हैं। यानी शेष जो है हमेशा 0 होगा या फिर 8 से छोटा होगा, यानी हमेशा 8 से छोटा रहेगा, जिससे भाग दिया उससे छोटा रहेगा, या फिर शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे a बराबर है किसके आएगा? अगर हम a का मान वो करें, a बराबर है, आपको अच्छी तरह से दूर से ही दिखता रहे इसलिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो a बराबर है किसके आएगा? a बराबर है b गुणा Q प्लस R, और R का मान क्या है? शून्य से बड़ा या बराबर और b से छोटा। ये ध्यान रखना आपने। अब आ जाइए आप अपने सवाल के ऊपर। हमारे पास है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1। यहां पर 3 सवाल दे रखे हैं, मैं केवल एक सवाल आपको कराऊंगा
और बहुत आसान तरीके से, मुझे विश्वास है अगर आपको भाग आता है तो ये भी आ गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। किस किस का ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है, मान लिया कि 196, दूसरा है इसमें भाग, मैं वो कर देता हूं, और 38,220, इसका ज्ञात करना है। 196 और 38,220 का ज्ञात करना है। अब आप देखिए, देखने की बात, समझने की बात यहाँ पे क्या है कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, पहले आप वो देखिएगा। 38,220 और 196 में छोटी संख्या से भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे 38,220 को 196 से भाग दो। सीधी बात ये है। सवाल को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। आप इसको भाग दो तो देखिए ये क्या, कितने पे जाता है, 1 पे जाता है, 196। 12 में से 6 गई 6, और यहाँ पे बचेगा 7, 17 में से 9 गई 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में से गया 1। फिर आप इस 2 को यहाँ उतार लीजिए, फिर देखिए कितने पे जाता है, ये 9 पे गया, 9 6 54, हासिल 5, निम्न 81 और 5 86, हासिल 8, 9 और 8 17, 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और फिर ये घटाएंगे तो आप, और 15 में से 6 गया 9, बस 98 बचा। अगला आप उसको उतार लीजिए। अब ये 5 पे गया और बाई चांस से पूरा चला गया, कट गया, ठीक। अब उसी तरीके से आप इसको नोट कर दीजिए। तो उसी तरीके से नोट करेंगे तो आपका क्या आता है, आप देखिए, आप क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, ये चीज आपने निकाल ली, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आप ये लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। आप देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, वो ये कहती है कि A बराबर है B गुणा में Q प्लस R। यही तो कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यही तो है ना। और R का मतलब क्या है, R का मतलब शेष। तब आप देखिए इसी के अनुसार रखिए, A यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A है 38,220 प्लस B क्या है 196, Q क्या है 195, R क्या है 0, क्योंकि यहाँ तो 0 आ गया ना, R 0, ठीक। जब 0 आ जाता है, आपको देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आपको इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, और ये महत्तम समापवर्तक ही निकालना का विधि है। और जब यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालने, हम कब तक निकालते जाते हैं, इसको भाग देते जाते हैं जब तक शेष जो है 0 ना हो जाए। और किसी उसमें करेंगे हम आगे और चलते रहेंगे। अब आप देखिए, अगर ये शेष 0 नहीं होता तो एक सवाल मैं अलग से कर दूंगा, तो क्या होता। अब ये हो गया शेष, तो यहीं पे 0 हो गया, तो शेष 0 हो गया, इसका मतलब जिससे हमने भाग किया था वही इसका क्या होता है, HCF होता है। जिससे भाग किया है HCF वही होता है, यानी B जो है वो HCF होता है। जब 0 हो जाएगा तो उस समय B जो है आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, यानी कि वो महत्तम समापवर्तक है। B बराबर है यहाँ पे क्या है 196, तो इसलिए HCF बराबर है 196। बस यही था, बिल्कुल आसान, भाग देना है। जब भाग देने पर ये 0 आ जाए तो वही HCF होता है। अब आप कहेंगे कि मान लिया किसी में 0 नहीं आता है तो क्या होगा, तो भी हम कर देते हैं, अभी कर लेते हैं।
एक छोटी संख्या मैं ले लेता हूं जिससे यही चीज चले। मान लिया इसी का तीसरा ले लेते हैं हम, 867 और 255 है, 867 और 255 है। इसमें क्या होगा बच्चों, आप देखिए छोटा कौन सा है, ये, तो छोटे को बाहर रखना और बड़े को अंदर। आप रखिए 867 255 से भाग कीजिए, कितने पे गया 255 से भाग करने पे, 3 पे जाता है। 3 3 पंजे 15, 1 25 75 और 1 76, ये आ गया। इसमें से घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, शेष आगे भी नहीं है। और अब क्या करें, तो हम आप पहले से करते आ रहे हैं, इसको फिर जब ऐसा पूरा भाग हो गया, उतारने के लिए कुछ नहीं है, शेष बच गया है, तो हम क्या करेंगे, शेष से भाग देंगे और इसको उठा के यहां ले आएंगे। ये विधि हम छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लिया किसी के दिमाग से स्लिप हो गई है, तो पहले हम बड़ी संख्या को छोटी से भाग देंगे, जब शेष बच जाता है तो शेष से भाग देंगे और इसको उठा के यहां ले आएंगे। अब इसको भाग दो, कितने आ गया, 2 पे गया ये, तो कितना आ जाएगा 204। क्या शेष बचा 51। अब फिर वही बात स्थिति आ गई कि शून्य नहीं हुआ, क्योंकि हमने कब तक चलते रहना, जब तक शेष शून्य ना हो जाए तब तक चलते रहना है। पिछले सवाल में पहली बार में ही शून्य हो गया था, इसमें नहीं हुआ, तो हमने इसको इसके अंदर रख दिया, ये आ गया। अब फिर शेष आ गया, तो हम इससे भाग देंगे और 102 को अंदर रख देंगे, फिर ये हो गया शून्य। अब इस स्थिति में ए क्या है, यहां पे इस स्थिति में ए क्या है 102, बी क्या है 51, इस स्थिति में क्यू क्या है 2 और आर शून्य। जब शून्य आर होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो ये शून्य हो गया है। अब आप देखिए, आप यहां से नहीं चले थे, हम चले यहां से थे, तो हमें सवाल को यहीं से करना होगा जहां से हम शुरू हुए थे। ये नहीं कि हम कहीं से भी शुरू वो कर चल पड़ेंगे। तो आप देखिए इसको, इस स्थिति में यहां पे ए हमारा आप लिखेंगे 867 शुरू में जो है, ये इस स्थिति की बात नहीं कर रहा मैं, शुरू की बात कर रहा हूं। और बी क्या है 255, यही ए ये है और बी हमारा क्या है 255 है। अब आप यूक्लिड विधि का प्रयोग कीजिए, वही तरीका, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, ए बराबर है बी गुणा में क्यू प्लस में आर। आप क्या करो, ए क्या है यहां पे 867, बी क्या है यहां पे 255, और जब हमने 255 से इसको भाग किया था तो क्या आया था, क्यू आया था 3, और शेष क्या बचा था, शेष बचा था हमारा 102। यही था ना शुरू वाला, 255 को हमने 867 से भाग दिया, 3 से पे गया और 102 शेष बचा। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके बाद आपने किसको किस से भाग दिया, उसके बाद हमने 255 को भाग दिया, यहां पे तो ये हो गया। अब आप फिर क्या करेंगे, 255 को भाग दिया, किस से भाग दिया 102 से, कितने पे गया 2 पे गया, शेष कितना बचा था 51। फिर आप यानी कि जो यहां आता है उसको यहां ले आएंगे और ये इससे भाग देंगे, और फिर देखिए उत्तर क्या है, ये 2 आया। अब फिर हमने क्या किया, 51 से भाग दिया 102 को, तो 102 यहां आ जाएगा, बराबर है क्या है 51 यहां आ जाएगा। कितने पे गया था 2 पे गया था, प्लस क्या हो गया 0 हो गया। अब लास्ट वाली स्थिति में बी क्या है, यहां पर b बराबर है क्या है 51, यानी लास्ट में किससे भाग दिया है 51 से। अतः
HCF बराबर है 51। ये तरीका होता है बच्चों। दोबारा देख लीजिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, बस एक बार आपको तरीका पकड़ में आया और सवाल कुछ भी नहीं है। ये दो संख्याएं दे रखी थी, इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF निकालना है। तो आपका A ये है और B ये है। आप इसको अंदर रख के इससे भाग दो, आप भूल जाओ। मान लिया कि आपका आगे कुछ नहीं है, इतना ही करो बस, भूल जाओ आगे का। हमने भाग दिया, 3 पे गया और 102 शेष आ गया। हमने यूक्लिड का विभाजन प्रमेय लगाया, A की जगह पे A का मान रख दिया, B की जगह पे B का मान रख दिया, Q की जगह Q का मान रख दिया, R की जगह 102 आ गया, इसका मान रख दिया। अब आप दोबारा इसको आगे भाग देंगे, क्योंकि शेष अभी 102 है तो भाग देंगे। तो हमने क्या किया, अब यहां पे 102 से भाग देंगे किसको, जिससे पहले भाग दिया था 255 को। तो अब इस स्थिति में देखिए बच्चों, A क्या बन गया 255, तो A हम यहां रखेंगे 255, B क्या बन गया 102, और Q क्या बना, Q जिससे भाग जाएगा 2 पे भाग जा रहा है और शेष 51 बच रहा है। तो इसका मतलब B Q क्या है आपका 2 और R क्या बचा 51। अब अभी भी 51 है R, ये कब तक चलेगा, जब यहां तक शून्य ना हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे इसको दोबारा, अब 51 को तो हमने क्या बना दिया B बना दिया, और A किसको बनाया 102 को, और ये 2 पे गया 102, इसलिए हमने A यहां 102 रखा, B जो है 51, Q 2 और R शून्य हो गया। अब जिसके लिए R शून्य होता है उसका जो B होता है वही HCF होता है। तो HCF 2 51। अगला सवाल देखिए दूसरा, एक ही तरीका चलेगा बच्चों इसमें सभी में। दूसरा सवाल ये है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम, देखिए आप जब ये देख रहे हैं आप, तो आप अपनी मैथ्स की बुक निकाल लीजिए और स्टेटमेंट साथ के साथ पढ़िए। स्टेटमेंट सामने होगी तो आपको सवाल जरूर समझ में आएगा। बिना स्टेटमेंट के अगर आप यहां से वो करोगे तो कोई फायदा नहीं उस सवाल का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए क्या कर रखा है, कोई, मैं आधी स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में होता है। के रूप में होता है, इस रूप में होता है बस। कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो विषम हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये इस रूप में होते हैं। और जहां पे Q क्या है, Q कोई पूर्णांक है, तो Q जो है प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन उसका रूप इस तरह से रहेगा, विषम धनात्मक पूर्णांक का। अब हमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि यही बात समझ में नहीं आती ये क्या रूप है। बच्चों इसको समझो, देखो ये रूप का मतलब क्या है, विषम, ये विषम संख्याएं हैं। कैसे पता लगा विषम है, देखो सम कौन सी होती है, जो 2 से भाग हो जाए, और जो 2 से भाग ना हो वो क्या होती हैं, विषम होती हैं। अब ये देखिए, ये तो 2 से भाग हो रहा है क्योंकि 6 है, इसमें 6 2 से भाग हो जाएगा, लेकिन +1 लग गया, भाग नहीं होगा। ये +3 है, भाग नहीं होगा। अगर यहाँ +2 होता तो ये भी 2 से भाग हो रहा था, ये भी हो रहा था, इसका मतलब ये सम होती। ये 4 होता तो ये सम होती, क्योंकि ये भी 2 से भाग हो रहा है, 4 भी 2 से भाग होता।
लेकिन अब ये तो 2 से भाग हो रहा है, यानी इतनी संख्या तो सम है, लेकिन सम में 3 जोड़ दिए तो क्या बन गई, विषम बन गई। इसी तरह 5 जोड़ दिए सम के अंदर तो ये विषम बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होगा तो आपने ये बताना है कि वो, यानी कि ये विषम संख्याएं हैं, इस तरह से आपने इसको सिद्ध करना है, ये रूप बनाना है। ये रूप कैसे बनेगा, आप इसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये 2 गुणा में 3 क्यू प्लस 1 है, यानी ये 2 का गुणांक है और 1 जुड़ा हुआ है। ये भी तो 2 गुणा में 3 क्यू प्लस 3 है, ये भी तो 2 का गुणांक है और 3 जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये भी क्या है, 2 गुणा में 3 क्यू प्लस 5, ये भी 2 का गुणांक है और 5 जुड़ा हुआ है। यही तो बात है। आप इसको और भी रूप में लिख सकते हैं, चलो हम सवाल के बीच में ही करेंगे उसको। तो आपको ये बताना है कि जो विषम संख्याएं होती हैं वो इस रूप में होती हैं, ये नहीं, मतलब इस रूप में होती हैं, आपको ये बताना है। हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर कैसे लेंगे कि हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए इसलिए मान लिया क्योंकि हम पिछले सवाल में ए बी का प्रयोग करके आए, वही करेंगे हम। अब अगर ए धनात्मक पूर्णांक है, ए इसके बराबर हो जाए 6q प्लस 1, तो आपको कुछ ध्यान में आया, बी किसके बराबर हुआ, तो यहां पे b बराबर है 6। क्यों, क्योंकि a बराबर क्या होता है, bq प्लस 1, ऐसे होता है ना। तो आप यूं कह सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं यहां पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कैसी है, ए बराबर है bq प्लस r के अनुसार, अगर उसके अनुसार लें हम तो ये क्या बन गया, a बराबर है, तो उसके अनुसार यहाँ पे तो क्या हुआ, b बराबर है, यहाँ b बराबर है 6 आया कि नहीं। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये है, उसके अनुसार यहाँ पे b कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि a का a, q का q, प्लस का प्लस, r की जगह 1 है तो b की जगह क्या है, 6 है। b 6 है और r क्या है, 1 है ना, यही चीज है। अब आप देखिए आगे चलिए इस चीज को, ये कैसी संख्या है, आप देखिए यहां पे a बराबर है 6q प्लस 1, आप ये कह सकते हैं a बराबर है 2 गुणा में 3q प्लस 1, तो यह एक विषम संख्या है। अब आप देखिए यहां पे अगर b 6 हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, r क्या हो सकते हैं। यदि b बराबर है 6 तो r क्या हो सकता है, 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, अथवा r क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r का मतलब शेष, अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग करते हैं, संख्या हमें नहीं पता क्या है, कोई भी संख्या को, शेष क्या बचेगा, या तो 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 4 बचेगा, या 5 बचेगा। 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही रहेगा। पूरा भाग हो गया तो 0, नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी शेष बचेगा। तो इसीलिए हमने यहां लिख दिया, यदि b 6 है तो r का मान जो है क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा। अब एक तो ये रहा, ये क्या है, ये विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 से गुणा करने पे ये तो सम हो गया और प्लस 1 कर दिया, सम में 1 जोड़ते हैं तो क्या बन जाती है, विषम। अब दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पे 6q प्लस 2, क्योंकि r जो है 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। r 2 कर दिया हमने, 0 छोड़ दिया हमने, चलो लास्ट में 0 ले लेंगे आप, r बराबर 2, तो ये क्या है
2 गुणा में 3 क्यू प्लस 2, तो ये 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है, तो ये क्या है? सम संख्या। फिर a बराबर है, क्या हो सकता है? 6 क्यू प्लस 3, ये क्या है? 6 क्यू का मतलब 2 गुणा में 3 क्यू प्लस सीधा ही 3 कर दो आप, 3 जोड़ दिए, ये सम संख्या और सम में 3 जुड़ते हैं तो हमेशा क्या होता है? विषम होती है, तो विषम संख्या है। फिर क्या हो सकता है? a बराबर है 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है, तो ये तो क्या है? यह सम संख्या है, क्योंकि ये भी 2 से भाग होता है, ये भी 2 से भाग होता है। इसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं, मैं यहां ले आता हूं। a बराबर है, क्या हो सकता है? 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है, तो ये देखिए ये 2 से भाग होता है लेकिन ये नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? यह विषम संख्या है। फिर a बराबर है, क्या हो सकता है? 1 बच गया था हमारा, 0 हमने छोड़ दिया था, ये क्या है? सम संख्या है। अब आप देखिए बच्चों, यही पॉसिबिलिटी थी, यही हो सकता था, या तो 0 r हो सकता था, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अब इसमें विषम सम संख्या ही नहीं, इसने कहा कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम में क्या है? एक तो ये आया, यानी कि ये, दूसरा विषम में कौन सा आया? ये, और तीसरा विषम में क्या आया? ये। तो इससे क्या पता लगा कि ये तो ये विषम संख्या, बाकी तो सम है। तो आप क्या कहेंगे? अतः कोई विषम धनात्मक पूर्णांक छः क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होगा, के रूप में होता है, ये लिख दो, इसी रूप में होता है। बच्चों ये 2 सवाल मैंने आपको एक बार शुरू करवाने के लिए बताए हैं, और हम इस प्रश्नावली को कल पूरा करेंगे और साथ में कुछ और बातें भी करने की कोशिश करेंगे। तो आपको आशा है समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसको लेक्चर को ध्यान से बैठ के एक बार देखिए, समझिए क्या क्या मैंने बोला है, और उस चीज़ को अगर आप समझ में आ गई तो आपको अगले सवाल बहुत आसान रहेंगे। इसीलिए मैंने ये यहीं पे बंद कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार इनको समझ लें, और फिर भी कोई अगर आपकी दिक्कत है तो आप जो है मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई समस्या हो तो हम उसका निराकरण कर सकें। 9416252166 पर आप अपना प्रश्न, अपनी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का निराकरण, समाधान होगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें। हैव ए नाइस डे।